have to safeguard the interests of the Muslims of this subcontinent, then I'm left with no choice but to bid goodbye to constitutional methods. इस सूरत में अगर मुझे मुसलमानों की इज्जत, गैरत और हुकूक को बचाना है तो मेरे पास कोई और सूरत ही नहीं रहती सिवाय इसके कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल यानी आईनी तरीकों को ताक पे रख दें। The Hindu Congress has time and again employed the weapon of mass struggle to intimidate us, and the British have held their arms and authority to crush us. हिंदुओं की कांग्रेस हमेशा अवामी जद्दोजहद के नाम पर हिंदुओं के हुजूम से हमें डराती आई है और अंग्रेज हुक्मरान अपनी बंदूकों, बेतों और बेनटों से हमें कुचलते आए हैं। 1946 के महीनों में जो कुछ हुआ उसने 1947 के विभाजन की दिशा को निर्णायक रूप से प्रभावित किया। समाज में भय, असुरक्षा और अविश्वास का वातावरण इतना गहरा हो चुका था कि सह अस्तित्व की संभावनाएं कमजोर पड़ने लगी। जब 1947 में ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ तब यह केवल राजनीतिक निर्णय नहीं था, इसके पीछे वर्षों से बढ़ते अविश्वास की भावना, हिंदू नरसंहार, सामुदायिक तनाव और बार बार की हिंसक घटनाएं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पांडे और हम बात कर रहे हैं सन 1946 की, जब बंगाल और बिहार में डायरेक्ट एक्शन डे के बाद हिंदू नरसंहार। 1946 का वर्ष भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में गहरे तनाव, भय और व्यापक सांप्रदायिक हिंसा के रूप में दर्ज है। यह वह समय था जब औपनिवेशिक शासन अपने अंतिम चरण में था। राजनीतिक अनिश्चितता चरम पर थी और समाज के भीतर दशकों से जमा अविश्वास खुलकर सामने आया। इसी वातावरण में 16 अगस्त 1946 को घोषित डायरेक्ट एक्शन डे ने ऐसी घटनाओं की श्रृंखला को जन्म दिया जिसने विशेष रूप से कलकत्ता, नवखली और बाद में बिहार के कई हिस्सों को हिंसा की आग में झोंक दिया। इन घटनाओं को लेकर आज भी इतिहासकारों, समाजशास्त्री और प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन अलग अलग, पर एक बात निर्विवाद है, यह कालखंड मानव जीवन, सामाजिक विश्वास और सह अस्तित्व की भावना के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। 1946 की शुरुआत तक ब्रिटिश भारत में सत्ता हस्तांतरण की चर्चा तेज हो चुकी थी। राजनीतिक परिदृश्य में अलग राष्ट्र की मांग और सत्ता साझेदारी को लेकर मतभेद गहरे थे। इसी पृष्ठभूमि में मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही का आह्वान किया, जिसका नेतृत्व उनके प्रमुख नेता मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। इस आह्वान का घोषित उद्देश्य राजनीतिक दबाव बनाना था, परंतु जमीन पर इसके परिणाम हिंसक टकराव के रूप में सामने आए। कलकत्ता उस समय बंगाल प्रांत की राजधानी और एक विशाल महानगर था, जहां विविध समुदायों की बड़ी आबादी रहती। 16 अगस्त को बंद जुलूस और विरोध प्रदर्शनों के बीच तनाव तेजी से बढ़ा। शहर की सड़कों पर भीड़ उमड़ी, व्यापारिक गतिविधियां ठप हो गईं और प्रशासनिक नियंत्रण कमजोर होता दिखाई दिया। कुछ ही घंटों में झड़पें व्यापक हिंसा में बदल गई। समकालीन रिपोर्टों और बाद में शोधों के अनुसार 4 से 5 दिनों तक शहर के कई हिस्सों में लगातार हिंसा। विभिन्न स्रोतों में मृतकों की संख्या अलग अलग बताई गई, पर अधिकांश इतिहासकारों का अनुमान है कि केवल कलकत्ता में लगभग 4000 से अधिक लोग मारे गए और हजारों घायल। पीड़ितों में विभिन्न समुदायों के लोग शामिल थे और नागरिक जीवन लगभग ठहर गया। उस समय बंगाल प्रांत की सरकार के प्रमुख हुसैन शहीद सुहारवर्दी प्रशासनिक प्रक्रिया और व्यवस्था बनाए रखने की क्षमता को लेकर उस दौर में तीखी आलोचनाएं और यह प्रश्न लंबे समय तक बहस का विषय बना रहा कि हिंसा को नियंत्रित करने में देरी क्यों। शहर के कई इलाकों में भय का वातावरण इतना गहरा था कि लोग घरों से निकलने से डरने लगे। सामाजिक ताना बाना जो वर्षों में बना था अचानक टूटता दिखाई दिया। कलकत्ता की घटनाओं के बाद तनाव केवल शहर तक सीमित नहीं रहा,
बंगाल के ग्रामीण इलाकों में भी असुरक्षा फैलने लगी। अक्टूबर 1946 में पूर्वी बंगाल के नौखली और आसपास के क्षेत्रों में हिंसा भड़क, गांवों में भय, पलायन और सामाजिक विघटन की स्थितियां उठी। समकालीन विवरणों में कहा गया कि अनेक परिवारों ने अपने घर छोड़ दिए, आजीविका के साधन टूट गए और समुदायों के बीच विश्वास की दीवारें। विभिन्न ऐतिहासिक अध्ययनों के अनुसार नौखली और आसपास के क्षेत्रों में मृतकों की संख्या के बारे में तमाम मतभेद, कुछ स्रोत सैकड़ों तो कुछ हजार तक का अनुमान प्रस्तुत करते हैं। यह भी दर्ज है कि अनेक लोग विस्थापित हुए और लंबे समय तक पुनर्वास की प्रक्रिया चलती रही। इस संकट की गंभीरता को देखते हुए महात्मा गांधी प्रभावित क्षेत्रों में भी पहुंचे। उन्होंने गांव-गांव जाकर शांति, विश्वास, अहिंसा का संदेश दिया। उनके प्रयासों का उद्देश्य प्रतिशोध की भावना को कम करना और समुदायों के बीच संवाद स्थापित करना। उस समय का वातावरण गहरे आघात से भरा था। लोगों के मन में भय और असुरक्षा की भावना लंबे समय तक बनी रही। बंगाल की घटनाओं की प्रतिक्रिया के रूप में बिहार में अक्टूबर-नवंबर 1946 के दौरान हिंसक टकराव, कई जिलों में तनाव बढ़ा और स्थितियां नियंत्रण से बाहर जाती थी। यहां भी विभिन्न समुदायों के बीच भारी क्षति उठाने पड़ी। समकालीन सरकारी आकलनों और स्वतंत्र अध्ययनों में मृतकों की संख्या को लेकर भिन्न भिन्न आंकड़े मिलते हैं। कुछ आधिकारिक अनुमानों में बिहार में लगभग 2000 के आसपास मृतकों का उल्लेख मिलता है, जबकि कुछ अन्य स्रोत इससे अधिक की संख्या बताते हैं। इतिहासकारों का सामान्य मत यह है कि इन घटनाओं में दोनों ओर से जनहानि हुई और सामाजिक संबंधों को गहरा आघात पहुंचा। 1946 के इन महीनों में जो कुछ हुआ उसने 1947 के विभाजन की दिशा को निर्णायक रूप से प्रभावित किया। समाज में भय, असुरक्षा और अविश्वास का वातावरण इतना गहरा हो चुका था कि सह अस्तित्व की संभावनाएं कमजोर पड़ने लगी। जब 1947 में ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ तब यह केवल राजनीतिक निर्णय नहीं था। इसके पीछे वर्षों से बढ़ती अविश्वास की भावना, सामुदायिक तनाव और बार बार की हिंसक घटनाएं। जहां तक कितने हिंदुओं का नरसंहार हुआ जैसे प्रश्न का संबंध है, तो इतिहासकार इस विषय पर 1946 की हिंसा में विभिन्न समुदायों को लोग मारे गए और उस समय की परिस्थितियों में समुदाय आधारित सटीक आंकड़े तैयार करना संभव नहीं था। कलकत्ता, नौखली और बिहार, इन सभी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध संख्याएं कुल मृतकों का अनुमान देती है, न कि किसी एक समुदाय के पृथक आधिकारिक आंकड़े। कई शोधों में यह स्पष्ट किया गया है कि उस समय की प्रशासनिक अव्यवस्था, व्यापक अराजकता और पलायन के कारण सटीक गणना करना अत्यंत कठिन है। इसलिए जो भी संख्याएं दी जाती हैं वे अनुमानित और स्रोत निर्भर। इतिहास का यह अध्याय केवल संख्याओं का विवरण नहीं बल्कि सामाजिक विघटन की कहानी भी। पड़ोस, साझा जीवन और पारस्परिक विश्वास पर आधारित समाज अचानक भय और संदेह में बदल गया। जिन गलियों में सामान्य जीवन की धड़कनें सुनाई देती थी वहां सन्नाटा और अनिश्चितता ने जगह ले ली। कई परिवार स्थायी रूप से बिछड़ गए, आर्थिक संरचनाएं टूट गई और मनोविज्ञान आघात पीढ़ियों तक बढ़े। 1946 की घटनाओं को समझते समय यह भी महत्वपूर्ण है कि उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां अत्यंत जटिल थी। औपनिवेशिक शासन की समाप्ति, सत्ता साझेदारी का प्रश्न, समाज प्रशासनिक नियंत्रण का कमजोर होना और सामुदायिक ध्रुवीकरण, इन सब ने मिलकर एक अस्थिर वातावरण तैयार किया। जब राज्य की क्षमता कमजोर पड़ती है और समाज के भीतर अविश्वास बढ़ता है तब हिंसा का जोखिम बढ़ जाता है। यह बात उस कालखंड ने स्पष्ट रूप से दिखा दी। इतिहासकारों और सामाजिक शोधकर्ताओं के लिए 1946 केवल अतीत की घटना नहीं बल्कि चेतावनी भी, जो यह बताती है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जब सामुदायिक पहचान के साथ जुड़ जाती है और संवाद की जगह अविश्वास ले लेता है तो परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं।
इस कालखंड का अध्ययन करते समय अनेक स्रोतों, सरकारी अभिलेखों, स्वतंत्र जांचों, प्रत्यक्षदर्शी विवरणों और बाद के शोधों को साथ पढ़ना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि कोई एक स्रोत संपूर्ण चित्र प्रस्तुत नहीं करता। आज जब उस समय की घटनाओं को देखा जाता है तो वह केवल इतिहास का पन्ना नहीं लगती, बल्कि सामाजिक चेतना की परीक्षा भी प्रतीत होती। 1946 की हिंसा ने यह स्पष्ट कर दिया कि सामाजिक शांति और पारस्परिक सम्मान किसी भी राष्ट्र की आधारशिला हो। जब यह आधार कमजोर पड़ता है तो केवल वर्तमान ही नहीं, भविष्य भी प्रभावित होता है। इस प्रकार 1946 का वह दौर, जो कलकत्ता की सड़कों से शुरू होकर बंगाल के गांव और बिहार के कस्बों तक फैला, भारतीय इतिहास के सबसे पीड़ादायक अध्यायों में गिना जाता है। इसमें व्यापक जनहानि हुई, जिनमें विभिन्न समुदाय के लोग शामिल थे और सटीक समुदाय विशिष्ट संख्याएं इतिहास में सुनिश्चित रूप से दर्ज नहीं हो सकती। जो दर्ज हुआ वह है विस्थापन और सामाजिक विघटन की स्मृति, एक ऐसी स्मृति जो आज भी इतिहास के अध्ययन में गंभीरता, संवेदनशीलता और संतुलन की मांग करती है। वंदे मातरम। जय हिंद।